नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन सीरीज के लघुत्तरीय क्वेश्चंस हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 डिग्री हो तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण दिया हुआ है, देखिए कोण ADC, तो ADC ये वाला कोण 140 डिग्री दिया हुआ है और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और कहा गया है कि कोण BAC ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक चक्रीय चतुर्भुज होता है और चक्रीय चतुर्भुज के लिए एक प्रमेय होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये वाला कोण निकाल लेंगे, यानी कि ये कोण जो हैं ये दोनों कोण सम्मुख कोण हैं। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये वाला कोण 140 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला कोण जो है 40 डिग्री निकल आएगा। और फिर देखिए एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यास पर कोण बन रहा है, यानी कि व्यास के द्वारा ये परिधि पर जो है कोण बन रहा है। तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोण 40 डिग्री का हो जाएगा और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोण भी निकल आएगा, यानी कि 90 में यहाँ पर 40 जोड़ देंगे तो देखिए हो जाएगा 130 डिग्री और 130 डिग्री को 180 डिग्री में से घटा देंगे तो 50 डिग्री इस कोण का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है, यानी कि सबसे पहले आप लोग चित्र में इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब चित्र आपकी समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर आप चित्र में क्वेश्चन को समझ नहीं पाए तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो एक बार पुनः अच्छे से इस क्वेश्चन को चित्र में समझ लीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 140 डिग्री दिया हुआ है और इसका सम्मुख कोण ये है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 140 दिया हुआ है, तो 140 को 180 में से घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कोण जो है वो 40 डिग्री आ जाएगा। और फिर देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये एक प्रमेय लगा देंगे, या तो ये भी कह सकते हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ये व्यास के द्वारा कोण बन रहा है, यानी कि ये व्यास है और व्यास के द्वारा ये परिधि पर कोण बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दो कोण हमको पता चल गए हैं, ये 90 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो हमारा ये कोण निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 130 डिग्री, और 130 डिग्री को 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रमेय लिख लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए ये कोण और प्लस ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण ADC यहाँ पर 140 डिग्री है तो इसको 140 डिग्री लिख लेंगे, और यहाँ पर कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण ABC हम निकाल लेंगे तो देखिए 180 में से इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 में से 140 को घटाएंगे तो यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कोण निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब लगा देंगे प्रमेय कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और उसकी सहायता से ये कोण निकाल लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं,
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अतः कोण ए सी बी यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए कोण ए हमारा जो है अभी निकालना बाकी है, तो कोण ए को कोण ए ही रखेंगे। और कोण बी देखिए हम निकाल चुके हैं, कोण बी देखिए यहाँ पर आया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री यहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद कोण सी देखिए कितना आया है, तो कोण सी देखिए 90 डिग्री यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री रख लेंगे और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण ए बराबर हो जाएगा, देखिए कोण ए बराबर 180 डिग्री और माइनस यहाँ पर देखिए 90 डिग्री और प्लस 40 डिग्री कर देंगे, यानी कि 90 में 40 डिग्री जोड़ करके घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, और 130 को 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए जो है 700 को ही दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहला भाग बराबर, माना पहला भाग बराबर x है, यहाँ पर x मान लेंगे। पहला भाग बराबर x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग देखिए पहला भाग x माने हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरे को 700 में से घटा लेंगे, यानी कि 700 को ही दो भागों में बांटा गया। तो अगर पहला x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 700 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है 700 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%। तो यहाँ पर देखिए एक भाग का 40% यानी कि इसका हम 40% कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 40/100 हो जाएगा। और फिर कहा गया है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी कि ये 80 अधिक है इस भाग के 60% से। तो यहाँ पर 700 माइनस x का जो है 60% कर देंगे। और फिर जो है इसका ये 80 अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसको 80 अधिक कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस का 80 कर देंगे। अब देखिए इनको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी सरल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2x/5 और इधर हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये 3 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3/5 हो जाएगा और गुणे में है 700 माइनस x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 80। तो इस प्रकार से इसको अब आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है इसका अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2x/5 बराबर, यहाँ पर इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी कि 2100/5 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3x और अपान 5 और फिर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 80। अब यहाँ पर देखिए इस x वाले पद को इधर ले आएंगे और बाकी इधर ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2x और प्लस का 3x और अपान 5 हो जाएगा। देखिए हर समान है तो यहाँ पर बटे में 5 हो जाएगा और फिर बराबर यहाँ पर देखिए इसमें जो है इसको जोड़ देंगे, यानी कि 80 को इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सरल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 चौक 20 और फिर देखिए 5 दूना
10 हो जाएगा और फिर आगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 420 में 80 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 500 पूरा पूरा। अब यहाँ पर देखिए नीचे जगह नहीं तो इधर साइड में जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये 2x है और प्लस 3x है, दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और यहाँ पर बटे में 5 है और बराबर हो जाएगा 500। और फिर यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 500। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि यहाँ पर पहला भाग हो जाएगा कितना 500। इस तरीके से लिख लेंगे, पहला भाग बराबर हो जाएगा 500 और फिर देखिए दूसरा भाग हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर, तो देखिए दूसरा भाग 700 माइनस 500 हो जाएगा। तो 700 में से 500 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा देखिए 200। तो इस प्रकार से पहला भाग आपका हो जाएगा 500 और दूसरा हो जाएगा 200। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है पवन सीरीज और राजन सीरीज दोनों जगह पर गलत लगा हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, यानी कि वहाँ पर इसके आंसर कुछ और ही आ रहे हैं। तो इनका देखिए आंसर आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा, यानी कि पहला भाग 500 आना चाहिए और दूसरा भाग 200 आना चाहिए। तो आप लोगों को पवन और राजन सीरीज से नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं पर लिख लीजिए और इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, यानी कि यहाँ पर जो ये भुजाएं हैं ये कितनी हैं 28 सेंटीमीटर की हैं, क्योंकि कहा गया है वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 28 सेंटीमीटर की भुजाएं हो जाएंगी और कहा गया है इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। तो ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर देखिए जब इस तरीके से व्यास खींचेंगे तो ये व्यास कितना होगा, तो देखिए ये वर्ग की एक भुजा के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर कहा जाए कि वृत्त का व्यास कितना होगा, तो देखिए वृत्त का व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और इसी से अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या r कितना हो जाएगा, तो 28/2 यानी कि हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या निकल आएगी तो आप वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रख देंगे और गुणे r स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 14 × 14। अब यहाँ पर 7 से 14 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 का 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा और गुणे 14 हो जाएगा। अब 14 का देखिए जो है 44 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 चौको 56 यानी कि 6 आ जाएगा और फिर 14 चौको 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है। यदि कोण CAB 60 डिग्री तथा कोण ABD बराबर 40 डिग्री हो तो कोण CAD तथा कोण DBC ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB वृत्त का व्यास है, यानी कि ये वृत्त का व्यास है और कोण CAB देखिए CAB ये कोण दिया हुआ 60 डिग्री और कोण ABD यानी कि ये कोण दिया हुआ 40 डिग्री। तो कोण CAD यानी कि ये पूरा कोण निकालना है हमको, CAD यानी कि ये पूरा कोण निकालना है और कोण DBC यानी कि DBC यानी कि ये कोण भी पूरा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कोण दिए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगा देंगे कि देखिए जो है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण
समकोण होता है। तो इस प्रमेय की सहायता से हमारा ये कोण और ये कोण निकल आएगा। तो देखिए हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे अतः कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण निकल आएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये कोण हमको पता चल गया, ये कोण पता चल गया, तो ये त्रिभुज अगर लेंगे तो हम ये कोण निकाल सकते हैं। और ये कोण पता है हमको और ये कोण पता चल गया है, तो देखिए ये कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि ये त्रिभुज अगर ले लें तो यहाँ पर दो कोण हमको पता चल गए हैं, तो हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी सबसे पहले लेंगे। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट में चाहें तो लिख लें, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से, चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण ए देखिए यहाँ पर दिया हुआ 60 डिग्री और कोण बी जो है हमको निकालना है, तो कोण बी अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और कोण सी देखिए 90 डिग्री निकल चुका है, तो इसको 90 डिग्री लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस यहाँ पर देखिए 90 में 60 जोड़ देंगे और 180 में से घटा लेंगे। तो 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जुड़ करके होगा 150 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। और जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 150 जो है माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण बी आ जाएगा हमारा 150, 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये कोण बी हमारा आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री। अब हमको ये निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार से ये किए हैं इसी प्रकार से हमको ये भी करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। तो देखिए अब ये त्रिभुज ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोण ए और प्लस कोण डी प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण ए जो है हमको निकालना है, क्योंकि कोण ए अभी पता नहीं है। और यहाँ पर कोण डी देखिए दिया हुआ है, यानी कि हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे और यहाँ पर कोण ए ही रहने देंगे। और कोण बी देखिए पहले से दिया हुआ है 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री लिख लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण ए बराबर हो जाएगा, देखिए 180 में से क्या करेंगे 90 और 40 जोड़ करके घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, यहाँ पर देखिए 90 में 40 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। तो 180 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण ए बराबर हो जाएगा देखिए 50 डिग्री, यानी कि 180 में से 130 घटाएंगे तो यहाँ पर कोण ए बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। अब जो है हमको निकालना क्या है, हमको ये पूरा कोण निकालना है और ये पूरा कोण निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिख लेंगे कि कोण सी ए डी बराबर, कोण सी ए डी बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये दो कोण जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये कोण 60 डिग्री का निकाले हैं और ये कोण अभी जो है निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए कोण ए निकाल चुके हैं 50 डिग्री, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं ये कोण निकाल चुके हैं 50 डिग्री। तो देखिए कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कोण सी ए डी बराबर हम लिख लेंगे, देखिए कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए डी। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए डी। तो यहाँ पर देखिए बी ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पर
कोण सी ए बी कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री और प्लस कर लेंगे। देखिए जो है यहाँ पर कोण बी ए डी कितना है, तो बी ए डी देखिए 50 डिग्री है, तो यहाँ पर प्लस 50 डिग्री कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 और 50 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 110 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये कोण 110 डिग्री का आ जाएगा। और अब हम निकाल लेंगे कोण सी बी डी। कोण सी बी डी कह सकते हैं या तो डी बी सी भी कह सकते हैं। तब कोण डी बी सी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा कोण डी बी ए प्लस कोण, देखिए कोण ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए कोण डी बी ए कितना है, डी बी ए यहाँ पर देखिए 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री कर लेंगे। और प्लस कोण ए बी सी यानी कि ये कोण देखिए 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम प्लस में 30 डिग्री कर लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 40 और 30 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। एक बार यहाँ पर चित्र में क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ ये कोण दिया हुआ था और ये कोण दिया हुआ था, और इसकी सहायता से हमको ये पूरा कोण और ये पूरा कोण निकालना था। तो यहाँ पर देखिए ये कोण दिया हुआ है, तो देखिए जो है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इसकी सहायता से हमको ये कोण और ये कोण पता चल जाएगा। यानी कि ये 60 दिया है, ये 40 दिया है, तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो तीसरा हमको आसानी से पता चल जाएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो हमारा तीसरा कोण आ जाएगा। सेम यही इसमें भी कर लेंगे। यहाँ पर हमको देखिए ये पहले से पता है और ये निकाल ली है 90 डिग्री, तो देखिए दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा लेंगे तो हमारा तीसरा कोण पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए अब जो ये कोण और ये कोण निकला है, तो इस पूरे कोण को निकालना है, तो 40 और 30 को जोड़ देंगे तो हमारा जो ये पूरा कोण है वो निकल आएगा। और इसी तरीके से 60 में 50 को जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा कोण निकल आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि कोण ACB बराबर 52 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 48 डिग्री तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया देखिए कि निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। यानी कि ये जो है ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज है, और यहाँ पर देखिए विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं, यानी कि ये इसके विकर्ण हैं। और कहा गया है कि ACB यानी कि ACB ये कोण 52 डिग्री का दिया हुआ है, और कोण BAC यानी कि ये कोण BAC ये कोण जो है 48 डिग्री का दिया गया है। तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। यानी कि कोण ADC यानी कि ये हमको ये कोण ज्ञात करना है, ये पूरा कोण। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एक त्रिभुज ये बन रहा है ABC, ये देखिए ABC एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज में देखिए ये दो कोण दिए हुए हैं, एक 48 और एक 52 डिग्री का। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि ये कोण पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसकी सहायता से हम यहाँ पर ये कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण A हमारा कितना दिया हुआ है 48 डिग्री, तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे, और प्लस कोण B निकालना है, और कोण C देखिए दिया हुआ है 52 डिग्री, तो यहाँ पर 52 डिग्री लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और अब इन सभी को जोड़ करके 180 में से घटा लेंगे। तो देखिए 48 में 52 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि इधर देखिए 52 में 48 को जोड़ेंगे
तो 100 डिग्री होगा। और फिर 100 डिग्री को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो इधर देखिए 100 प्लस का रहेगा, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण बी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि हमारा कोण ये वाला निकल आया है पूरा। ये कितना आ गया है 80 डिग्री। अब देखिए ये एक पूरा चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 80 निकल आया है, तो उसकी सहायता से ये हमारा निकल आएगा, यानी कि 180 में से 80 को घटा देंगे तो ये हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको चित्र समझना है। अगर आप अच्छे से चित्र समझ लीजिए तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि ये क्वेश्चन एकदम हलवा होते हैं, यानी कि कुछ इसमें जो उस तरीके की प्रमेय हैं, यानी कि जो इसमें लागू होती हैं वही प्रमेय सिर्फ याद करना है। जैसे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और एक प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। और इसी का उल्टा देखिए, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये सब 4-6 प्रमेय हैं, यही प्रमेय हर जगह पर लगती हैं और उन्हीं की सहायता से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर चित्र समझने की ज़रूरत है और जैसे जैसे आपको चित्र समझ में आए उसी हिसाब से आप क्वेश्चन लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 कोण दिए हुए हैं, तो इनकी सहायता से देखिए ABC, यानी कि ABC ये एक त्रिभुज बन रहा है। और जब 2 कोण दिए हुए हैं तो तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमको निकालना भले ही ये है, लेकिन हमको देखना ये है कि देखिए ये कोण निकलेगा कैसे। अब ये नहीं कि इनकी सहायता से डायरेक्ट ये तो निकलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये 2 कोण दिए हुए हैं, तो इनकी सहायता से सबसे पहले ये कोण निकालेंगे। और जब ये कोण निकल आएगा तो इसके सम्मुख कोण ये है, तो हम क्या करेंगे कि ये प्रमेय लगा देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसकी सहायता से जो है देखिए 180 में से 80 घटा देंगे तो हमारा ये कोण 100 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर ये B आ चुका है। अब यहाँ पर लिख लेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय लिख लेंगे और अब यहाँ पर लिख लेंगे अतः कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण ABC हम निकाल चुके हैं 80 डिग्री और प्लस हो जाएगा कोण ADC बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इस 80 डिग्री को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ADC बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि इस जो है 80 डिग्री को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोण ADC बराबर 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2017 में पूछा गया है। तो देखिए कहा गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना वो भिन्न बराबर x/y है। माना वो भिन्न बराबर x/y है, ये भिन्न मान लेंगे। और फिर यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, यानी कि 2 समीकरण बनेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम शर्त से क्या समीकरण बनेगी वो निकाल लेते हैं। तो देखिए वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। तो देखिए भिन्न हम ये माने हैं और इसके अंश में अगर हम 1 घटा दें, कहा गया है कि यदि अंश में 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन लगा देंगे, यानी कि जो यहाँ पर कहा गया है उसी हिसाब से यहाँ पर समीकरण को बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हो जाएगा 3x - 3 बराबर हो जाएगा
2y। अब इस 2y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 3x माइनस 2y बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 1। अब इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे द्वितीय शर्त से, तो देखिए द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर देखिए x बटे वाई लिखेंगे और हर देखिए y है तो यहाँ पर y में 4 जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पर बराबर में लिख लेंगे 1/2। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर देखिए y प्लस 4। और अब इस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए y को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4। अब इस समीकरण को मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण 1, तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2y बराबर 3 है समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए ना तो x के गुणांक बराबर हैं और ना तो y के गुणांक बराबर हैं। अगर हमको इसको विलोपन विधि से हल करना है तो हमको किसी न किसी जो है चर पद के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, और या तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो यहाँ पर देखिए हम विलोपन विधि से ही हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणांक हम बराबर कर लेंगे y के, तो इसके गुणांक बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो देखिए 2 से गुणा कर लेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 4x और माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 दूना 8। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3 और फिर यहाँ पर देखिए इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण 1, तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए जब चिन्ह समान हो तो लिखते हैं घटाने पर और जब चिन्ह विपरीत हो तो लिखते हैं जोड़ने पर। यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि घटाने पर लिखेंगे तभी चिन्ह चेंज होंगे और तभी इनको काटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों आपस में अब कट जाएंगे और फिर देखिए 4x में से 3x घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x, और फिर बराबर यहाँ पर 8 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख करके y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 3 है। अब इसमें हमको क्या करना है, x की जगह पर 5 रखना है, तो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा माइनस 2y बराबर 3। अब यहाँ पर देखिए 5 यहीं 15 हो जाएगा और माइनस का 2y और बराबर 3 हो जाएगा। अब इस 15 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस का 2y बराबर देखिए यहाँ पर 3 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि 2y माइनस का बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से जो है 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा, और फिर देखिए माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए y बराबर आ जाएगा देखिए 12/2, यानी कि इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 देखिए इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 12/2 हो जाएगा, और फिर इसको कैंसिल कर लेंगे तो देखिए 2 छक्का 12, यानी कि यहाँ पर y बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 5 आ चुकी है और y की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः भिन्न बराबर, तो देखिए भिन्न x बटे y थी तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5/6 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, यानी कि इसको क्या करना है, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने हैं और फिर गुणनखंड करके हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, और 12 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 चौक 12 होता है, यानी कि 3 गुणे
4 हो जाएगा। अब 3 गुणे 4 हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, जोड़ घटा करके यहाँ पर देखिए x गुणांक के बराबर लाना। तो यहाँ पर x का गुणांक देखिए 1 है, तो यहाँ पर 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको तोड़ लेते हैं। देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस यहाँ पर 4 माइनस 3 और गुणे x माइनस 2 बराबर 0, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस x का अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है 2x और यहाँ पर देखिए 2 3 6 यानी कि 3 आ जाएगा और यहाँ से x बच जाएगा 3x माइनस यहाँ पर देखिए 2 कॉमन जाएगा और x कॉमन जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 यानी कि 3x माइनस 2 यहाँ से बचेगा। और यहाँ पर देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी 3x माइनस 2 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और अब इसको कॉमन लेंगे 3x माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए बच जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 2 और फिर x बराबर हो जाएगा देखिए 2/3। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू ये आ जाएगी। और फिर एक बार जो है इसके बराबर 0 ले लेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और फिर देखिए 2x बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा और फिर x बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर देखिए इसको अगर इधर पक्षांतर करेंगे प्लस का 1 है और इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई दी हुई है और शंकु की त्रिज्या दी हुई है और हमको क्या करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर देखिए जो ये तिर्यक ऊंचाई दी हुई है ये l दी हुई है, यहाँ पर h तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की सहायता से यानी कि तिर्यक ऊंचाई की सहायता से और त्रिज्या की सहायता से हम यहाँ पर जो उसकी ऊंचाई है शंकु की वो निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर h निकाल लेंगे। तो देखिए l बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, l बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h निकाल लेंगे। तो देखिए जो है तिरछी ऊंचाई यानी कि शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होती है या कह लीजिए तिर्यक ऊंचाई होती है उसका फार्मूला होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए l स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर h का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए h हमको पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और फिर r का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए माइनस का 6 छाक 36 यानी कि यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए h स्क्वायर बचेगा इस तरफ, तो यहाँ पर h स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए h बराबर हो जाएगा यानी कि यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले देखिए 100 में से 36 को घटा लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर रूट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा 64। तो यहाँ पर देखिए 64 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ का स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर h बराबर देखिए कितना आ जाएगा। तो देखिए 8 अठाई 64 होता है, यानी कि जो है 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से देखिए h निकल आएगा। अब सीधे से हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला अभी आप लोगों को बता चुके हैं। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर देखिए यही फार्मूला लगा करके और ये मान रख देंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/3 और गुणे यहाँ पर देखिए 22/7 हो जाएगा, यानी कि पाई का मान यहाँ पर रख देंगे और गुणे त्रिज्या दी हुई है देखिए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे 6 कर देंगे और h देखिए निकला है 8, तो यहाँ पर 8 कर देंगे। अब इन सभी को सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से जो है 6 को काट देंगे तो यहाँ पर 3 दूना
6 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर देखिए और कोई संख्या कट नहीं रही है। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 छंग 48 हो जाएगा और 22 दूना 44 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 44 गुणे 48 हो जाएगा। और बटे में कर देंगे देखिए यहाँ पर 7, क्योंकि बटे में संख्या सिर्फ 7 बची है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 44 का 48 से गुणा कर लेंगे और उसके बाद फिर 7 से भाग कर लेंगे। तो देखिए इधर साइड में कर लेते हैं। देखिए 48 गुणे 44 यहाँ पर कर लेंगे तो देखिए 4 8 32 हो जाएगा। 32 का 2 और 4 चौक 16 और 16 3 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 4 से गुणा करना है तो यही संख्या नीचे उतार लेंगे। यहाँ पर एक अंक छोड़ करके तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 9 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 का 1 और यहाँ पर 10, 10 1 11, 11 का 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से देखिए 2112 आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो यहीं पर देखिए भाग भी कर लेते हैं। तो देखिए 7 3 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से उतारेंगे 1 और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 1 जो है वो छोटी संख्या है 7 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर ऊपर से एक संख्या और उतार लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। और अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 2 बार तो जाएगा नहीं, तो एक बार ले जाएंगे तो 7 1 कम 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 4 11 और 7 5 12, यानी कि यहाँ पर 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 उतार लेंगे और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा करके एक 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 7 7 49 होता है, यानी कि 7 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 7 49 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए 50 में से 49 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। और फिर देखिए पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 7 1 कम 7, यानी कि एक बार और आ जाएगा। तो यानी कि एक बार और चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 301.71, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आयतन है इसलिए इसको घन सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो देखिए हमारा आयतन क्या आ जाएगा, 301.71। यहाँ पर देखिए 44 गुणे 48 बटे 7 आया। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए गुणा करेंगे तो गुणा यहाँ पर देखिए इतना आया है और फिर 7 से भाग करेंगे। तो देखिए 7 से भाग करने पर हमारा कितना आ रहा है, 301.71 घन सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है, यानी कि आर दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये केंद्र बिंदु है और केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और फिर कहा गया है कि देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर देखिए एक जीवा दी हुई है और वो जीवा कितनी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे 16 सेंटीमीटर। और फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये केंद्र है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इनका देखिए नाम रख लेंगे, इसका जो है इस बिंदु का नाम ओ रख लेंगे और इसका नाम रख लेंगे देखिए ए और इसका नाम रख लेंगे बी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, यानी कि ये एक जीवा है ए बी, और ए बी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए थोड़ी सी हम रचना कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए केंद्र से जीवा पर लंब डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लंब डाल देंगे। देखिए रचना यहाँ पर लिख लेंगे, रचना केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब डाला, जीवा ए बी पर लंब डाला। तो देखिए इस तरीके से जो है
जीवा AB पर लंब डाल लेंगे और फिर देखिए यहाँ पर एक प्रमेय होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो है रचना लिख लेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए ये जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, इसका नाम देखिए रख लेंगे M। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, देखिए हम जो है यहाँ पर ये AB पूरी दूरी दी हुई है तो यहाँ पर ये इतनी दूरी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं MB बराबर 1/2 AB हो जाएगा। यानी कि ये जो इतनी दूरी है वो क्या होगी, इस पूरे की आधी होगी। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे यहाँ पर AB कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ, तो जो है गुणे 16 कर लेंगे और फिर देखिए 16 का 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो है ये हमारी MB आ जाएगी, यानी कि इतनी दूरी आ जाएगी। अब यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज MOB में, तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में देखिए जो ये कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी देखिए कर्ण, और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर देखिए जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से देखिए ये दूरी निकाल लेंगे, यानी कि ये देखिए पहले से दी हुई है और ये हम निकाल चुके हैं और अब ये दूरी निकाल लेंगे। तो केंद्र से जीवा पर जो है लंब डाला गया है उसकी दूरी निकल आएगी, यानी कि केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर देखिए OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा MB का स्क्वायर, देखिए MB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा MO का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए OB का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 10⁻100 हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और MB का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर MO का स्क्वायर, यानी कि MO हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10⁻100 हो जाएगा और फिर इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो -6×6=36, यानी कि यहाँ पर 36 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा MO स्क्वायर। अब देखिए इधर क्वेश्चन को साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर 64 बचेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए MO बराबर हो जाएगा √64, यानी कि यहाँ पर 64 बचेगा और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए √64 हो जाएगा और फिर देखिए MO बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 8 × 8 = 64 होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए केंद्र से जीवा की जो दूरी होगी वो MO ही होगी। तो यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार चित्र के माध्यम से आप लोग और समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सबसे पहले चित्र में ही समझना है। अगर चित्र में आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया तो आप उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन को करते चले जाएंगे और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक जो है वृत्त की क्या है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की और ये 16 सेंटीमीटर की जीवा है। और यहाँ पर देखिए केंद्र से हम क्या करेंगे, जीवा पर लंब डाल देंगे और फिर एक प्रमेय होती है वो प्रमेय लगा देंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये 16 सेंटीमीटर की थी और जब ये समद्विभाजित करेगी तो इतनी दूरी जो है वो
हमारी निकल आएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी 16 थी तो आधी इसकी कितनी हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पहले से दी हुई थी और ये 8 सेंटीमीटर निकल आई है। तो अब इसकी सहायता से देखिए ये जो है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कोई भी दो भुजाएं दी हुई हों तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं यहाँ पर पता हो चुके हैं, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सारी यहाँ पर देखिए MB जो है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए MB जो है वो आएगा 8, क्योंकि यहाँ पर AB पूरा देखिए कितना है 16 है, और 16 का आधा करेंगे तो 8 यहाँ पर देखिए निकल करके आया है। और यहाँ पर MB की वजह से ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर देखिए 6 रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा था और इसी की वजह से जो है यहाँ पर 6 मान रख दिया गया था, जबकि ये पूरी दूरी दी हुई है 16 सेंटीमीटर और इसका आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए MB जो है वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका 8 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो देखिए जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, और 100 में से देखिए 64 घटेगा, और 100 में से 64 घटेगा तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 36, यानी कि रूट के अंदर 36 आ जाएगा। और फिर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 6 छाक 36 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए MO बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है करेक्शन कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर MB बराबर कितना हम निकालें, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर निकालें। देखिए 16 का आधा किए हुए हैं तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर निकला है, और फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 64 100 में से माइनस करेंगे तो 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। तो इस प्रकार से 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, और ऊपर जो क्वेश्चन अभी पढ़ाए जा चुके हैं वो भी जो है 2016 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पदों को अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जो है लिख लेंगे। तो देखिए पदों का आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम में लिख लेते हैं आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7, और 7 के बाद फिर देखिए हो जाएगा 11, और 11 के बाद फिर देखिए 12 हो जाएगा, और 12 के बाद फिर देखिए 14 हो जाएगा, और 14 के बाद फिर देखिए हो जाएगा 19, और 19 के बाद फिर देखिए हो जाएगा 21, और 21 के बाद 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पद गिन लेते हैं कि कोई पद छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए 7 पद हैं, तो यहाँ पर देखिए n बराबर लिख लेंगे 7, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर लिख लेंगे विषम संख्या, क्योंकि माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो विषम संख्या के लिए दूसरा और सम संख्या के लिए दूसरा होता है। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या विषम आ रही, तो यहाँ पर विषम वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1 / 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए n का मतलब 7 हो जाएगा, 7 + 1/2 वें पद का मान। अब यहाँ पर देखिए 8/2 होगा, यानी कि 8/2 करेंगे तो देखिए 2 चौको 8, यानी कि चौथे पद का मान यहाँ पर, चौथे पद का मान यहाँ पर आ जाएगा। और फिर ऊपर देखेंगे कि चौथा पद कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि चौथा पद क्या है, 14 है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर, तो देखिए माध्यिका यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 डिग्री, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C
तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर ये कोण देखिए 95 डिग्री दिया गया है, तो ये कोण पूछा गया है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय होती है एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय लिख लेंगे और ये प्रमेय लिखने के बाद यहाँ पर देखिए कर लेंगे कोण, यहाँ पर लिख लेंगे अतः कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए कोण B का मान दिया हुआ है 95 डिग्री, तो इसकी जगह पर 95 डिग्री लिख लेंगे। और फिर देखिए प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कोण D निकाल लेंगे, कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 95 डिग्री। तो देखिए 180 में से 95 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर कोण D जो है वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर कोण D आ जाएगा देखिए 85 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण D हमारा आ चुका है, यानी कि ये कोण आ गया है। अब देखिए कहा गया है कि जो है कोण A और कोण C बराबर हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कोण A बराबर कोण C, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ऊपर देखिए कंडीशन लिख चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सम्मुख कोण हैं, तो इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोण A जो है और कोण C जो आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे देखिए कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि कोण A बराबर कोण C। देखिए कोण A बराबर कोण C है, तो कोण C की जगह पर कोण A रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री हो जाएगा और कोण A प्लस कोण A बराबर हो जाएगा 2 कोण A, और उसके बाद ये हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री। अब कोण A यहाँ से निकल आएगा 180 डिग्री बटे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 9 18 होता है, यानी कि यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण A और कोण D निकल आएगा। देखिए कोण A 90 डिग्री हो गया और कोण D 85 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार चाहें तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर चित्र में और समझ लें। देखिए यहाँ पर ये कोण दिया हुआ 95 डिग्री, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसकी सहायता से ये कोण निकल आएगा। तो ये कोण देखिए 85 डिग्री निकाल चुके हैं। और उसके बाद ये दोनों कोण आपस में कहे गए हैं कि बराबर हैं, और देखिए चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री में देखिए दोनों को अगर आधा आधा देंगे, यानी कि आधा आधा भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि 180 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है। संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है। संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या बराबर, देखिए कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। और फिर यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है और दोनों का योग कहा गया है 24 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2x बराबर हो जाएगा 24, और यहाँ पर देखिए 2x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 24, और फिर x बराबर हो जाएगा देखिए 24/3, यानी कि इस 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24/3। तो x बराबर देखिए 3 × 8 = 24, यानी कि
8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या बराबर 8 तथा दूसरी संख्या बराबर तो देखिए दूसरी संख्या हम माने थे देखिए 2x, तो यहाँ पर 2 × 8 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पहली संख्या 8 हो गई और दूसरी संख्या 16 हो गई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भाग विधि से निम्नलिखित देखिए भाग विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए दिया हुआ है देखिए 15,625, यानी कि रूट के अंदर दिया हुआ 15,625 और इसका हमको वर्गमूल निकालना है और वो भी भाग विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे, यानी कि इसको इसके अंदर लिख लेंगे 15,625 और फिर इधर से देखिए जोड़े बना लेंगे। तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और यहाँ पर एक अकेली संख्या बची है। तो इस तरीके से देखिए जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इधर से जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना और फिर यहाँ पर देखिए एक अकेली संख्या बच रही है। अब यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 1 के बराबर हो या 1 से कम हो, ऐसा मतलब करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सबसे छोटी संख्या है तो 1 का वर्ग ही 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 1 कम 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ऊपर से फिर एक जोड़ा उतार लेंगे। यानी कि यहाँ पर संख्याएं हमेशा जोड़े के साथ में उतारते हैं, यानी कि इस तरीके से जोड़े बना लेते हैं और प्रत्येक जोड़ा जो है हर बार उतारता है। तो यहाँ पर देखिए 56 आ जाएगा और फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए अब यहाँ पर जोड़ा उतरा है तो 56 आ गया है। अब यहाँ पर कितनी बार ले जाएं कि जो है यहाँ पर 56 से कम ही संख्या रह जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए 2 बार अगर ले जाएंगे तो देखिए 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 के लगभग में संख्या हो जाएगी। अगर 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 5 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 बार ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 44 आ जाएगा और फिर देखिए 56 में से 44 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 में से 4 गया, 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से एक जोड़ा और उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1225 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 200 यहाँ पर हो जाएगा 24, यानी कि 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा और ऊपर से 2 उतरेगा तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 और देखिए 2 छक्का 12, यानी कि 6 बार ले जाएं तो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 बार ले जाएंगे तो 46 हो जाएगा और 46 का जब गुणा 6 बार करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 6 बार ना ले जा करके हम क्या करेंगे, 5 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 25, 25 का 5 हो जाएगा और फिर 5 चौक 20, 20 2 22 का 2 हो जाएगा और फिर 5 दूना 10 और 10 2 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए हमको वर्गमूल निकालना था। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्गमूल बराबर, तो देखिए वर्गमूल यहाँ पर 125 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। देखिए गुणनखंड विधि से अब वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है देखिए 5184 दिया हुआ। तो यहाँ पर ये एक सम संख्या है। तो देखिए सम संख्या सबसे पहले तो 2 से ही कटेगी, तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा और फिर 2 नवा 18 हो जाएगा और फिर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा और फिर 2 चौको 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा भी तो यहाँ पर देखिए
दो एक कम 2 हो जाएगा और 2 छक्का 12 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर अभी 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 अठे 16 हो जाएगा और फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या आ गई है, तो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको इसका जो है वर्गमूल निकालना था, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा अंडर रूट 5184 इस तरीके से लिख लेंगे और फिर रूट के अंदर इसके गुणनखंड लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 बार आया है देखिए 2, तो यहाँ पर 6 बार लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से जो है 6 बार लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए जो है 4 बार 3 आया है तो 4 बार 3 लिख लेंगे और फिर देखिए जो है 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये इतने जोड़े बन रहे हैं। अब देखिए रूट से बाहर हमको संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 ये बाहर आया और फिर गुणे 1 2 ये बाहर आया और फिर गुणे 1 2 ये बाहर आया और फिर 1 3 बाहर आया और फिर यहाँ से 1 3 बाहर आया। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल इनका आएगा वही क्या होगा, वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 और 24 तिहाई कितना होगा, तो देखिए 24 तिहाई होगा 3 चौक 12, 12 का 2 हो जाएगा और फिर 3 दूना 6 और 1 7 यानी कि 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 72 ही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका 72 गुणन जो है वर्गमूल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 2 अंडर रूट 32 दिया हुआ है, कर्णिक घात 3 दिया हुआ, फिर माइनस देखिए 3 और फिर देखिए रूट के अंदर 4 दिया हुआ और कर्णिक घात 3 दिया हुआ, फिर प्लस अंडर रूट 500 और कर्णिक घात 3 दिया हुआ है का मान बताइए। यानी कि इसका हमको मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सबसे पहले इसको लिख लेंगे 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 32 कर्णिक घात 3 और फिर माइनस 3 और रूट के अंदर 4 हो जाएगा और कर्णिक घात 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 500 हो जाएगा और यहाँ कर्णिक घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि देखिए 2 गुणे 32 की पावर 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको देखिए 3 गुणे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर इसको लिख सकते हैं देखिए जो है 500 की पावर 1/3 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके अगर यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 4 को रोक करके और बाकी जो है जो संख्या आए उसका अगर वर्गमूल निकाल लिया जाए तो और आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पर देखिए 8 गुणे 4 कर दिया जाए और यहाँ पर कर्णिक घात 3 है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रूट के अंदर 4 दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 के गुणे में संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से इसको भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4 और फिर देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, 4 दूना 8 और फिर देखिए 4 पंचे 20 यानी कि 125 गुणे 4 आ जाएगा यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर 8 का घनमूल निकाल लेंगे तो देखिए 8 का घनमूल 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 2 हो जाएगा और रूट के अंदर यहाँ पर 4 आ जाएगा और कर्णिक घात 3 और फिर यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर देखिए 3 और जो है रूट के अंदर 4 रहेगा और कर्णिक घात 3 रहेगा और फिर यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखिए 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 और रूट के अंदर 4 रहेगा और कर्णिक घात 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर केवल 4 आ रहा है और बाकी संख्याएं बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा।
यानी कि 4 और रूट 4 यहाँ पर कर्ण की घात 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 और करणी के अंदर देखिए 4 दिया हुआ है और कर्ण की घात 3 दिया हुआ है, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 और कर्ण की घात 3 और यहाँ पर करणी के अंदर 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये दो संख्याएं प्लस की हैं और ये माइनस की है, तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे 9 अंडर रूट 4 और कर्ण की घात 3 और माइनस 3 जो है करणी के अंदर लिख लेंगे 4 और यहाँ पर कर्ण की घात 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 9 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा और करणी के अंदर 4 और कर्ण की घात 3, तो इस तरीके से यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 4 दिया हुआ है, फिर एक जो है डबल यहाँ पर रूट लगा हुआ है और फिर उसके अंदर 44 दिया हुआ है और फिर एक जो है और रूट दिया हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है 10,000 का मान बताइए। तो देखिए इसका मान हमको बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 4 और फिर दिया हुआ है 44 और फिर दिया हुआ है देखिए 10,000। अब देखिए इसका जो है वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए वर्गमूल ही इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे लास्ट वाली संख्या से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पर देखिए रूट के अंदर है 44 और फिर यहाँ पर देखिए इसका जो है हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए 100 गुणे 100 10,000 होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो वर्गमूल निकलेगा 10,000 का वो निकलेगा 100। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 100 कर देंगे, यानी कि इसका इतने का वर्गमूल निकलेगा, तो यहाँ 44 प्लस 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा देखिए 4 और प्लस यहाँ पर जो है 100 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 144 और फिर देखिए 144 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रूट हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर बचेगा 4 और प्लस 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा देखिए 12 बारहिया में 144 होता है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और फिर देखिए 12 4 16 होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर दिया हुआ 2 की पावर 4 और प्लस यहाँ पर देखिए रूट के अंदर दिया हुआ 64 और कर्ण की घात 3 और यहाँ पर कर्ण के अंदर 2 की पावर 8 दिया हुआ और कर्ण की घात 4 दिया हुआ है का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं को उतार लेंगे। 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 64 और फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 8 और यहाँ पर कर्ण की घात 4। तो देखिए अभी जैसे आप लोगों को इससे पहले वाला क्वेश्चन बता रहे थे उसी टाइप से अब इसको कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है इसको आगे पावर के रूप में ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है और यहाँ पर देखिए इसको आगे लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ पर देखिए 64 दिया हुआ है तो 64 की पावर 1/3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कर्ण की घात 3 है और फिर प्लस यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 की पावर 8 और गुणे 1/4 हो जाएगा क्योंकि कर्ण की घात 4 है। और अब यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा 2 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पर 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा। और यहाँ पर देखिए इसको जो है लिखा जा सकता है देखिए 8 अट्ठाई 64, यानी कि यहाँ पर देखिए 8 अट्ठाई 64 यानी कि 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन 4 चौक 16 16 चौको 64 यानी कि यहाँ पर 4 का क्यूब लिखा जा सकता है। देखिए क्यूब लिखेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 का क्यूब लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 4 को 8 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर भी देखिए 3 3 कैंसिल हो चुका तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए माध्यिका ज्ञात करना है और संख्याएं जो दी गई हैं वो भिन्न के रूप में दी हुई हैं,
तो यहाँ पर देखिए जो है इनको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हर समान नहीं है और ना ही अंश समान है। तो यहाँ पर देखिए जब हर समान नहीं तो हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में आसानी से लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे कि हरों का लासा ले लेंगे। तो देखिए हरों का लासा कितना होगा, 2 3 4 8 और 5 दिया हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम इनको 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 3 उतार आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा और 5 को ऐसे उतार लेंगे। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 उतार आएगा और फिर देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अब सरल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 2 5 आ रहा है। अब ये जो है 3 2 और 5 से ही कटेगा। तो इनको जो है गुणे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 और फिर ये गुणनखंड भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 4 3 12 और 12 दूना 24 और 24 पंचे। तो देखिए 5 चौक 20 20 का 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। यानी कि इनका लासा कितना निकल रहा है, 120 निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हरों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इसका जब हर जो है 120 करेंगे तो ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जो है इसको जो है 120 करना, यानी कि 2 को 120 करना है। तो 2 को जो है 2 से 120 का भाग करिए। तो देखिए 2 छक्का 12 यानी कि 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 60 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 60 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 60 बटे 120 हो जाएगा। और फिर देखिए अब 3 से इसको भाग देंगे। तो देखिए 3 चौक 12 यानी कि यहाँ पर 40 से देखिए नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 40 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 40 बटे 120 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 4 से फिर इसको भाग देंगे। तो 4 3 12 यानी कि 30 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 30 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 30 बटे कितना 120। और फिर यहाँ पर देखिए 8 से इसको भाग देंगे। तो देखिए 8 एक कम 8 और 8 पंच 40 यानी कि 15 हो जाएगा, यानी कि इसमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बटे में 120 हो जाएगा और 15 सत्ते 105 यानी कि ऊपर हो जाएगा 105। और फिर देखिए यहाँ पर जो है 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और फिर देखिए 5 चौक 20 यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चौक 20 यानी कि यहाँ पर 24 से गुणा करना पड़ेगा। तो 24 से ऊपर भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 24 दूना 48 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा देखिए 120। तो इस प्रकार से देखिए ये संख्याएं बनेंगी, यानी कि भिन्न के रूप में ये संख्याएं बनेंगी। अब देखिए यहाँ पर हर समान हो चुके हैं। तो अब हम इसमें छोटी और बड़ी संख्या बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो जिसका जो है अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अंश 30 बटे 120 का है। तो यहाँ पर देखिए 30 बटे 120 वाली संख्या कौन सी है, तो 1 बटे 4 है। तो यहाँ पर 1 बटे 4 सबसे पहले लिख लेंगे। और फिर देखिए इसके बाद जो है ये वाली संख्या है। तो देखिए ये है 1 बटे 3, तो 1 बटे 3 लिख लेंगे। और फिर देखिए इसके बाद 48 बटे 120 है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद लिख लेंगे 2 बटे 5। और उसके बाद फिर देखिए ये वाली संख्या है सबसे पहले वाली। तो यहाँ पर देखिए 1 बटे 2 हो जाएगा। और फिर देखिए सबसे लास्ट में ये वाली संख्या है, यानी कि 7 बटे 8। तो यहाँ पर 7 बटे 8 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या देख लेंगे कितनी है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर है 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर निकाल लेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर देखिए n+1 बाई 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए n बाई देखिए n+1 बाई 2वें पद का मान। तो यहाँ पर n है 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरे पद का मान। तो यहाँ पर देखिए तीसरे पद का
मान। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पद कौन सा है, तो तीसरा पद देखिए 2/5। तो यानी कि इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 2/5 ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं औसत माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 3 + 4 + 5 + 23 + 4 + 5 + 56 और बटे देखिए इनकी संख्या हो जाएगी। तो देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तो बटे 7 कर लेंगे। अब इन सभी का योग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 3 7 और 7 5 12 और 12 और 23 कितना हो जाएगा। तो देखिए 12 3 15 और 15 और 20 कितना हो जाएगा। तो 15 और 20 हो जाएगा 35 और 35 5 40 और 40 4 44 और 44 और 6 कितना हो जाएगा 50 और 50 और 50 कितना हो जाएगा 100। यानी कि यहाँ पर देखिए 100/7 हो जाएगा। अब 100 का 7 से भाग कर लेंगे तो जो आएगा वही इसका औसत माध्य हो जाएगा। तो देखिए इधर साइड में कर लेते हैं, 7 से जो है 100 का भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 आएगा। अब यहाँ पर 3 बचेगा, ऊपर से एक 0 उतार लेंगे। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। यानी कि यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर 7 चौक 28 लिखेंगे और उसके बाद फिर देखिए नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 7 त्रिक 21 होता है, यानी कि 3 बार नहीं जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे। 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 6। तो अब देखिए कितनी बार आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है 14.2 आया है। अभी जो है ये जाएगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे तो अब 5756 देखिए 8 बार जा सकता है। 5756 और 7 9 63 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5756 यानी कि 8 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 14.28 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में भी औसत ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं जो दी गई हैं वो दशमलव वाली दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.5 दिया हुआ है, 4.2 दिया हुआ और यहाँ पर 5.3 दिया हुआ और 23.7 दिया हुआ और 4.5 दिया हुआ और 5.6 और 56.4 दिया हुआ है। इन सभी का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख लेंगे, औसत माध्य बराबर या औसत बराबर लिख लेंगे, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 3.5 प्लस हो जाएगा 4.2 और प्लस 5.3 और प्लस 23.7 हो जाएगा और प्लस 4.5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए 5.6 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 56.4। तो इस तरीके से इन सभी संख्याओं का प्लस करना है और बटे इनकी संख्या हो जाएगी। तो देखिए इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इनकी संख्या देखिए 7 है। अब इन सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद सभी में एक एक संख्या है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली संख्या सबसे पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 6 4 10, 10 5 15 और 15 7 22 हो जाएगा और 22 3 25 हो जाएगा और 25 तो 27 हो जाएगा और 27 और 5 तो 27 5 32 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 32 का 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पर देखिए इसमें 3 बचा, 3 इसमें जोड़ देंगे तो देखिए 6 3 9 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा और 14 और 4 18 हो जाएगा और 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा और 21 और 5 26 हो जाएगा और 26 और 4 हो जाएगा देखिए 26 और 4 30 और 30 3 33 हो जाएगा, 33 का 3 और फिर 3 यहाँ पर बचा तो देखिए अब इसमें जोड़ लेंगे तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 8 2 हो जाएगा देखिए 10 और यहाँ पर 10 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यानी कि 103.2 आ जाएगा। अब 103.2 का 7 से भाग कर देंगे क्योंकि बटे में 7 है तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, इधर साइड में कर लेते हैं 7 भागे 103.2 तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 एकम 7 तो यहाँ पर देखिए बचा कितना 3, अब यहाँ पर हो जाएगा 33। अब यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ऊपर देखिए पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद फिर 2 उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 14 पॉइंट आ गया है। पॉइंट के बाद देखिए कितनी बार जाएगा तो यहाँ पर देखिए 52 आ रहा है तो 7 7 49 और 7 8 56, 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 49 यानी कि 7 बार जा सकता है तो यहाँ पर देखिए जो है 49 हो जाएगा और फिर 49 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 3 और फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 4 बार जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 स्थानों तक निकाल देंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 14.74। तो इस प्रकार से यही इसका औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 2 शंकुओं के आयतनों में अनुपात 2:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 शंकुओं के आयतन में अनुपात कहा गया है कि 2:3 है। तो यहाँ पर देखिए जो है शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 और पाई r स्क्वायर h। तो ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए 2 शंकु हैं इसलिए यहाँ पर देखिए पहले शंकु त्रिज्या r1 मान लेंगे और ऊंचाई जो है h1 मान लेंगे और बटे यहाँ पर देखिए दूसरा शंकु क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पर इसको r2 मान लेंगे r2 स्क्वायर और इंटू h2। अब यहाँ पर देखिए इनका अनुपात जो है वो दिया हुआ है 2:3। अब यहाँ पर 2:3 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए r1 और r2 दिया हुआ है क्योंकि कहा गया है देखिए उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1:2 दिया हुआ है यानी कि पहली त्रिज्या 1 हो जाएगी और जो दूसरी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटू हो जाएगा h1/h2 और फिर बराबर हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर h1/h2 बराबर हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये 4 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 4 और बटे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का 1 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है 8/3 आ जाएगी यानी कि इनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 8:3। इस तरीके से 8:3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।